ये जो मनुवाद, ब्राह्मणवाद यदि अब तक संचालित हो रहा है तो उसको कंधा हम दे रहे हैं। हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमको निश्चित तौर पर यदि मैं कह रही हूँ कि हम कंधा हम दे रहे हैं, इसका मतलब वो हमारे भरोसे यात्रा करता हुआ आज तक चला आ रहा। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ लेकिन दृढ़ता पूर्वक ये कहना चाहती हूँ कि हम में से जितनी भी स्त्रियाँ मांग भरती हैं या सिर पर पल्ला रखती हैं, तो हम उस पितृसत्ता का और मनुवाद का पूरा समर्थन करती हैं। और यही वजह है कि सामने वाला हम पर बुरी तरह से अटैक करने से नहीं घबराता, क्योंकि उसको पता है कि वो जिंदा रहेगा। वो हमारे भीतर हमारे द्वारा संचालित होता रहेगा। ये मैं बहुत विनम्रता के साथ लेकिन दृढ़ता के साथ कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को यदि हम स्त्री संघर्ष के लिए निकल पड़े हैं तो हमें सोचना होगा कि हम किन किन जगहों पर इस पितृसत्ता पर हम चोट करते चले। अभी इन्होंने कबीर कला मंच ने चोट करने की बात की थी ना, वो इसी चोट की बात थी कि आपको वो चोट कब और कहाँ करनी है कि आपकी अस्मिता बनी रहे, आपका व्यक्तित्व, आपकी स्वतंत्रता बनी रहे। हम सारे के सारे हाथरस का कांड होने के बाद एकदम स्तब्ध थे कि कैसे किसी भी व्यवस्था में बगैर परिवार की अनुमति के, जबकि वो लगभग लेट कर मांग कर रहा है कि हमें हमारी बेटी का चेहरा तो देख लेने दिया जाए, लेकिन ये प्रशासन कैसा प्रशासन है कि उस बेटी का चेहरा देखने की इजाजत परिवार वालों को नहीं देता और चुपचाप आधी रात को, आपने तो बड़े अच्छे शब्द इस्तेमाल किए, अंतिम संस्कार। क्या वाकई अंतिम संस्कार ऐसा होता है? ये तो बर्बरता पूर्वक जला दी गई देह थी। आपने जीती जागती देह का भी कोई सम्मान नहीं रखा और मरने के बाद भी उस देह का कोई सम्मान नहीं। अब इस ऐसी मानसिकता होती क्यों है? तो इस मानसिकता को किस तरह से हमारे सामने रखा जाता है और बौद्धिक चातुर्य किस तरह से लोगों ने हासिल किया है और उस बौद्धिक चातुर्य को एक हथियार बना करके कैसे दलितों पर, स्त्रियों पर, वंचितों पर इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जाति के उच्छेद, जाति के विनाश में अपने उस प्रसिद्ध भाषण में लिखा। उसकी चंद पंक्तियां मुझे लगता है कि यहाँ सुनाया जाना बहुत जरूरी है। पंक्तियां हैं, बुद्धिजीवी वर्ग वह होता है जो दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है और नेतृत्व प्रदान कर सकता है। किसी भी देश की अधिकांश जनता, बहुत ध्यान से सुनिए, किसी भी देश की अधिकांश जनता विचारशील एवं क्रियाशील जीवन व्यतीत नहीं करती। ऐसे लोग प्रायः बुद्धिजीवी वर्ग का अनुकरण और अनुगमन करते हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी भी देश का संपूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर करता है। यदि बुद्धिजीवी वर्ग, शर्त है, यदि बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो उस पर यह भरोसा किया जा सकता है कि संकट की घड़ी में वह पहल करेगा और उचित नेतृत्व प्रदान करेगा। यह ठीक है कि प्रज्ञा अपने आप में कोई गुण नहीं है, ये तो उसके इस्तेमाल से पता चलता है। यह ठीक है कि प्रज्ञा अपने आप में कोई गुण नहीं, यह केवल साधन है और साधन का प्रयोग उस लक्ष्य पर निर्भर है जिसे एक बुद्धिमान व्यक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। बुद्धिमान व्यक्ति भला हो सकता है लेकिन साथ ही वह दुष्ट भी हो सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति भला हो सकता है लेकिन साथ ही वह दुष्ट भी हो सकता है। उसी प्रकार बुद्धिजीवी वर्ग उच्च विचारों वाले व्यक्तियों का एक
दल हो सकता है जो सहायता करने के लिए तैयार रहता है और पथभ्रष्ट लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए तैयार होता है। हमको तय करना होगा कि हम बुद्धिजीवी वर्ग यदि अपने आप को कहलाते हैं तो वो कौन सा पक्ष है, क्या वो भ्रष्ट रास्ते की ओर चल रहा है या फिर किसी दूसरे रास्ते की तरफ जो वाकई में इस देश की प्रत्येक जो निष्क्रिय जो क्रियाशील वर्ग नहीं है उसके पक्ष में भी हम क्या बात कर सकते हैं। जाति की यही ये बहुत जानी पहचानी बात है कि जात पात तोड़क मंडल लाहौर के द्वारा जब एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, डॉक्टर अम्बेडकर को उसमें प्रमुख वक्ता के तौर पर बुलाया गया था, तो उन्होंने उस वक्त इस भाषण को तैयार किया था। अब ये भाषण तो हो नहीं पाया क्योंकि वो जो लाहौर का वर्ग था वो घबरा गया कि इतना तेज भाषण यदि हमने यहाँ कहलवा दिया तो क्या स्थिति होगी, और फिर इसके बाद अंततः ये भाषण वहाँ नहीं हो सका। डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा की तरह इसको पब्लिश करवा दिया और जैसे ही पब्लिश करवा दिया वैसे ही हरिजन में महात्मा गांधी इस पर अपनी टिप्पणियाँ लिखते हैं और ये कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर चाहे जिस भी तरह की बात कर रहे हो लेकिन उनकी उपस्थिति को भुलाया नहीं जा सकता। और उस 11 जुलाई 1936 और 18 जुलाई 1936 के हरिजन में वो साफ बताते हैं और पक्षधरता लेते हैं कि किस तरह से वर्ण व्यवस्था सही है, वर्णाश्रम की व्यवस्था किस तरह से सही है। ये 1936 में डॉक्टर गांधी जी अपने मुखपत्र हरिजन में कह रहे हैं। उसका एक बहुत अच्छा जवाब फिर से डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया था और वो जवाब का एक छोटा सा कुछ पंक्तियाँ फिर से मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। ये भाषण की पुस्तिका आप लोगों के सामने जब कभी भी आए तो ज़रूर पढ़िए। वो उसकी भूमिका में लिखते हैं कि आखिर मैंने इसको अपने परिशिष्ट में क्यों डाला है। वो लिखते हैं अनेक हिंदू, जो बात जहाँ से मैंने बात शुरू की थी उसको फिर से ध्यान रखिएगा, अनेक हिंदू उनकी यानी महात्मा गांधी की बात को आप्त वचन मानते हैं, इतना अधिक कि ज्यों ही गांधी जी के मुख से कोई शब्द निकले बस फिर दूसरे मनुष्य की कोई और युक्ति और तर्क की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। उनके सामने सबको चुप हो जाना चाहिए। परंतु संसार उन विद्रोहियों का बड़ा ऋणी है जो बड़े से बड़े धर्माचार्य के साथ भी वाद विवाद करने का साहस करते हैं। हमारे यहाँ के धर्माचार्यों को ज़रा सा याद कर लीजिए और कौन कहाँ है ये भी याद कर लीजिए, उन आश्रमों में जाता कौन है ये भी याद कर लीजिए। परंतु संसार उन विद्रोहियों का बड़ा ऋणी है जो बड़े से बड़े धर्माचार्य के साथ भी वाद विवाद करने का साहस करते हैं और आग्रह करते हैं कि वे निर्भ्रांत नहीं। मुझे उस श्रेय को लेने की चिंता नहीं जिसका अपने विद्रोहियों को देना प्रत्येक समाज के लिए आवश्यक है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं अगली। मैं संतुष्ट हो जाऊंगा यदि मेरे प्रयत्न से हिंदू यह अनुभव करने लग जाएं कि वे भारत के रुग्ण मनुष्य और कि उनका रोग दूसरे भारतीयों के स्वास्थ्य एवं सुख के लिए भय उत्पन्न कर रहा है। ये भय, ये स्वास्थ्य अन्य भारतीयों के लिए आज तक वैसा ही बना हुआ है, चाहे शिक्षित वर्ग हो चाहे अशिक्षित वर्ग हो। शिक्षित वर्ग में मैं चलिए बिल्कुल ताजे जो आपकी स्मृतियों में अभी होंगे, रोहित गमला का नाम ले लूं, पायल तड़वी का नाम ले लूं, ये दोनों के दोनों एक एक पत्र लिखते हैं। एक अपनी आत्महत्या का कारण बताता है, एक अपनी आत्महत्या का, दोनों ही अपनी आत्महत्या का कारण बताते हैं और दोनों बहुत अलग अलग तरीके से बौद्धिक तरीके से बात करते हैं। वहाँ भी कोई न्याय अब तक नहीं मिला है। जो प्रताड़ित करता है, जो पीड़क है, उस पीड़क की सजाएं माफ हो जाती हैं, हो ही गई हैं।
केवल इतना ही नहीं, उस वक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो मंत्री थी, उन्होंने जिस अंदाज में रोहित वेमुला के संदर्भ में रोते हुए लगभग संसद में बयानबाजी की थी, क्या उसका कोई भी परिणाम अब तक हम अपने पक्ष में देखते हैं? अपने पक्ष में छोड़ दीजिए, मनुष्यता के पक्ष में देखते हैं। तब फिर ये जाति और उस पर दलित, मतलब करेला और नीम चढ़ा। दलित भी है, स्त्री भी है, इसकी बात भला कौन सुनेगा, इसकी बात भला कौन करेगा? ये तो दबा दिया जाएगा। करणी सेना अपना चैनल लेकर के, GTV लेकर के वहां घूम रहा था जिस दिन हम गए थे, और अलग से एक बयान जारी कर रहा था कि ये सारा का सारा तो क्राफ्टेड है। ये वो उसके भाई को, उसकी माँ को, जिसकी माँ को सुनाई नहीं दे रहा था, वो अपने कान के दर्द से पीड़ित थी, वो उनके ऊपर सारे के सारे आरोप लगाए जा रहे थे। उनकी उस बच्ची की भाभी जो इतने मुखरता के साथ, बुआ इतनी मुखरता के साथ जो बात कर रही थी कि हमें हमारा न्याय दे दीजिए, उनके साथ कोई भी, मतलब ये तो हम सबकी आंखों के सामने गुजरा, और फिर भी वो जैसे का तैसा बना हुआ है। अब तक कोई परिणाम उसका नहीं निकला है। मैं इन सारी बातों के माध्यम से ये बताना चाह रही थी, इस ऐतिहासिक संदर्भ के माध्यम से, कि हम वो इतिहास बोध अपने भीतर पैदा करें कि हमको चोट कहाँ करनी है, और यदि कोई आपको मनुष्यता की मांग करनी है तो सबसे पहले हम पर जो भी संस्कार की बेड़ियां लादी जाती हैं उनको तोड़ना होगा, और दूसरे जितने भी आयोग, चाहे वो अनुसूचित जाति आयोग हो, जनजाति आयोग हो, महिला आयोग हो, इन सभी जगहों पर जाकर के हमको अपनी मांग पूरे प्रदर्शन के साथ इसी तरह से करनी होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।